मोमेंटम होता क्या है, तो लिखें मोमेंटम इज डिफाइंड एज the property of a body of mass m which exists only when body is in motion. Body is in motion. जब बॉडी मोशन में हो तभी ये एग्जिस्ट करता है। मतलब हुआ कि यदि बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी उसकी 0 है, तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है एनडी। तो यदि बॉडी चल नहीं रही है, इसका मतलब मोमेंटम एक्सिस्ट नहीं कर रहा है उसका। लेकिन जैसे ही बॉडी स्पीड गेन करती है, उसका मोमेंटम भी चालू हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि बॉडी का मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन the value of mass and its velocity. That is P equal to mass into velocity. ये हमारे पास आता है P equal to mass into velocity, मतलब मास है वो तो रहेगा ही, लेकिन वेलोसिटी है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा कि मोमेंटम होगा कि नहीं। तो ये हमारे पास मोमेंटम है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यदि हम लोग मान लो एक बॉल को बैट से मार रहे, तो बैट को मारते समय बॉल को जहां हमने मारा वहीं पर बैट नहीं रुकता, बैट ऐसा चला जाता है ऊपर तक। तो क्यों चला जाता है? बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। इसी प्रकार से यदि आप तेजी से दौड़ रहे हो और आप दौड़ते दौड़ते सडनली आपसे कोई बोले कि रुक जाओ, तो मैं आप नहीं रुक पाओगे, आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने मोमेंटम गेन किया, तो मोमेंटम आपकी बॉडी को थोड़ी देर तक आगे ले जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द कांसेप्ट। तो ये मोमेंटम है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक और, एंड दैट इज कॉल्ड इंपल्स। What is impulse? Impulse is nothing but it's defined as the change in velocity of the body. Change in velocity of the body. किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी में चेंज आता है, उसके कारण से उनके मोमेंटम में चेंज आता है। Defined as the change in velocity of the body, hence change in its momentum. Change in its velocity of the body, hence change in its momentum. तो अल्टीमेटली मोमेंटम में जो चेंज आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। दैट इज, इसको या तो हम J से शो करते हैं या I से भी शो कर सकते हैं बहुत बार, पर जनरली हम लोग J से कनेक्ट करते हैं इसको। J इक्वल टू होता है P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 मतलब इनिशियल मोमेंटम यदि उसका P1 है, फाइनल मोमेंटम यदि मान लो P2 है, तो हमारे पास फाइनल आएगा दैट इज J। तो J कैन बी टेकन एज डेल्टा P। अब यदि हम एक काम करें, यदि मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या होगा ना। इक्वेशन 1 मान लेना, if we divide both the side,
बोथ द साइड्स बाय डेल टी, दोनों तरफ जो डेल टी से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, जे एक मिनट यहां समझना, डेल्टा पी बाय डेल्टा डी ये आएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तुमको एक चीज और बताई थी, याद होगा कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी या डीपी बाय डी is actually called force. dp by dt is actually called force. P1 की वैल्यू कितनी है, मास mv1, P2 की वैल्यू कितनी है, मास mv2 के साथ है। यहां पर यदि dp by dt है तो मतलब dp by dt है, del p by del t is actually called force। तो फाइनली मुझे जो इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स वो किसके बराबर मिलेगा, टी को यहां मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू dt। That means impulse can also be defined as the force into time of interaction, where force is f is force, and del t is called time of interaction। जितनी देर के लिए दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और फोर्स को एक्सचेंज करती हैं, उस टाइम को, स्मॉल टाइम टी को हम लोग बोलते हैं डेल टी। तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स, यू नो। सो दिस इज फाइनली वी डिड। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसका एक दूसरा पार्ट देखें हम लोग, उसको बोलते हैं हम रिकॉइल फोर्स, रिकॉइल वेलोसिटी। तो जल्दी से ये तुम लोग इसे लिख लो, 1 मिनट के अंदर में हम लोग दूसरा पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी इसके बाद हम लोग करेंगे, जल्दी से इसको लिख लो। यहां तक आपको लिखना है J इक्वल टू इम्पल्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, दैट्स ऑल। तो अब बढ़े हम लोग आगे, देखो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल फोर्स। रिकॉइल फोर्स क्या होता है, तो सभी स्टूडेंट्स रिकॉइल फोर्स के बारे में लिख लें। देखो बेटा, रिकॉइल फोर्स क्या होता है, रिकॉइल फोर्स, recoil force, it is the force acting, it's a force acting on a gun, acting on a gun when a gun in the backward direction, in the backward direction, backward direction, when a bullet is fired from it, a bullet, when a bullet is fired from it, जब एक बुलेट को किसी गन से फायर किया जाता है, तो मान लो एक हमारे पास ऐसी गन है एग्जांपल के लिए, और हमारे पास उसका ट्रिगर है, ठीक है। ध्यान देना जरा स्टूडेंट्स को, कि मेरे पास एक गन है, एक बुलेट को फायर किया जा रहा है यहां से, तो बुलेट को जैसे ही फायर किया जाएगा, बुलेट बाहर जाएगी, और गन जो है उसको, इसकी वेलोसिटी बाहर जाने की मान लो स्मॉल v है, और बुलेट को एक रिवर्स वेलोसिटी मिलेगी, वो है कैपिटल V। ये यदि इस पे एक्शन हो रहा है, इस पे हो रहा है एक्शन, तो इस पे होगा पीछे की तरफ रिएक्शन।
तो एक्शन और रिएक्शन का जो ऑपोजिट का कंसेप्ट है, इसके कारण से गन को एक बैकवर्ड फोर्स मिलता है, जिसके कारण से वो v वेलोसिटी से पीछे जाती है जब बुलेट फायर करेगी. दैट फोर्स बाय विच द गन मूव्स विद velocity v in the backward direction, that force is called recoil force. I think everyone understood. If suppose mass of the gun is capital M, mass of the gun is capital M, and the mass of the bullet is say small m, mass of the bullet is say small m, then according to law of conservation of momentum, we get a relation as, हमको एक रिलेशन मिलेगा यहां, गन का जो भी मोमेंटम होगा वो है m इंटू वी, गन का जो मोमेंटम, और जो बुलेट का मोमेंटम है वो हमारे पास है कितना, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास स्मॉल एम भी है, वो स्मॉल एम भी है. ऐसे में क्या मिलेगा, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी. ये गन के लिए है, ये बुलेट के लिए, ये ध्यान रखें, दैट इज इक्वल टू 0. ये कंसेप्ट है रिकॉइल फोर्स के अकॉर्डिंग. रिकॉइल फोर्स में वही F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2 लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग है, वो लिया जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग. यदि मेरे को ये न्यूमेरिकल में भी काम में आता है